हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के पिछले एक साल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2023 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो ये पर्टिकुलर लेक्चर PT 360 कोर्स का पार्ट है। PT 360 कोर्स आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे synopsisis.com, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अभी कुछ टॉपिक्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो रिपीट होते हैं। जैसे एक टॉपिक हो सकता है कि अगस्त मंथ में आया था और वही सेम न्यूज़ जो है वो सितंबर में भी आ गई। उसमें कोई एक टॉपिक कुछ ऐसा कुछ ऐड हुआ होगा, कुछ न्यूज़। तो वो रिपीटेड टॉपिक्स हम लोग नहीं कर रहे हैं, एक बार ही हम करेंगे और उसके बाद क्योंकि वही सेम कंटेंट रहेगा। ऑल्सो जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं उनके आगे सोर्स मेंशन किया हुआ है, ताकि आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक कहाँ से लिया हुआ है, या फिर ये पर्टिकुलर टॉपिक कब कहाँ की न्यूज़ में था। जैसे ये PRS की न्यूज़ में था, तो आप ये यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन डायस्पोरा जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। बट इंडियन डायस्पोरा एक शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। ऐसे लोग होते हैं जो कि इंडिया के बाहर रह रहे हैं और जिनका ओरिजिन कैसे ना कैसे करके इंडिया में ट्रेस किया जा सकता है। तो इसमें NRI और PIO, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका गिरमिटिया कंट्रीज़। अब गिरमिटिया कंट्रीज़ को जहाजीज़ भी कहते हैं हम, गिरमिटियाज़ को, जो कि इंडेंचर्ड लेबरर्स थे फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। तो इनका काम, इनको क्या था, ऐसा कहा जाता है कि इनको हालांकि धोखे से ले जाया गया था स्लेव बना के, बट इनको क्या किया था कि ब्रिटिश इंडिया ने ट्रांसपोर्ट किया था अलग अलग फॉरेन कंट्रीज़ में कि आप प्लांटेशंस पे काम करो। ये इनका इंडियन इंडेंचर सिस्टम का एक पार्ट था। तो गिरमिटियाज़ को जहाजीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश इंडिया से ट्रांसपोर्ट होके अलग अलग जगह, जैसे कि फिजी है, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, कैरेबियन कंट्रीज़, इन सब जगह पर ये इनको ट्रांसपोर्ट किया गया था कि एक इंडियन इंडेंचर सिस्टम का पार्ट था ये। तो यहाँ पर क्या था, ये जो गिरमिट वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कि एक इंग्लिश लैंग्वेज में इसका मतलब अग्रीमेंट होता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है अग्रीमेंट होता है इसका मतलब, कि एक इंडेंचर अग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडियन लेबरर्स के साथ। तो ये अग्रीमेंट में क्या था कि ये जो वर्कर्स थे वो कितने लंबे टाइम तक यहाँ पर रहेंगे फॉरेन पार्ट्स में, और क्या क्या कंडीशंस अटैच्ड होंगे कि किस कंडीशन पे उनको ब्रिटिश राज में वापस लाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी इस अग्रीमेंट में। और ये जो वर्ड है ना जहाजीज़, ये वर्ड जहाज से आया है, शिप जो कहते हैं हम लोग। तो जहाजी का मतलब होता है पीपल ऑफ द शिप, मतलब कि ऐसे लोग जो कि शिप से आ रहे हैं, तो जहाजीज। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि गिरमिटिया कंट्रीज़ जो हैं वो अपने इंडिया को एक अपनी हिस्ट्री प्रिजर्व करने के तौर पर देखती हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ने PIOs, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, को हेल्प करने के लिए बोला है कि वो अपने ओरिजिन जो है उसको ट्रेस कर सकते हैं। उनको कुछ ओल्ड गैजेट्स दिए जाएंगे जो कि उनकी हेल्प करेगा। तो द हिंदू की ये न्यूज़ थी, यहाँ से आप देख सकते हैं गिरमिटिया कंट्रीज़ लुक एट इंडिया टू प्रिजर्व देयर हिस्ट्री। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। देन नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स टेकन फॉर इन्हांसिंग अग्रीमेंट एंगेजमेंट विद डायस्पोरा पॉपुलेशन। तो क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं कि हम लोग डायस्पोरा पॉपुलेशन के साथ अपनी एंगेजमेंट को और बढ़ा लें, तो वो स्टेप्स के बारे में बताया गया है। तो ये एक डायस्पोरा एंगेजमेंट पॉलिसी थी जो कि 4 C's के ऊपर बनी थी। तो ये बेसिस था। 4C क्या होता है? एक केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेट एंड कॉन्ट्रीब्यूट। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हुई थी? तो इसमें सबसे पहला तो जो इसका मेन रोल रहता है, प्रवासी भारतीय दिवस। इसको इंडियन डायस्पोरा के कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है कि सिंस 2003 में, तो उसके बाद से इंडियन डायस्पोरा का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे लिए, तो प्रवासी भारतीय दिवस उनके लिए मनाया जाता है। स्पेसिफिक मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ इंडियन अफेयर्स इन 2004। उसके बाद वेलफेयर प्रोग्राम चले थे, जैसे प्रवासी भारतीय बीमा योजना 2006 में। उसके बाद जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम है, इसके लिए एक सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया गया था अगस्त 2005 में। फिर नो इंडिया प्रोग्राम चला था, जिसमें जितने भी यूथ हैं ये डायस्पोरा के, उनको और इंडियन कल्चर से और अवेयर कराया जाता है। फिर स्वर्ण प्रवास योजना है, जो कि
ये बताती है कि जैसे अगर आप बाहर जा रहे हो, बाहर की कंट्रीज़ में जा रहे हो, तो आपको कुछ आना भी चाहिए, तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि बाहर की कंट्रीज़ में अगर आप जाओ तो आपकी नौकरी तो लग ही जाए। तो उस चीज़ के लिए था ये। फिर ट्रेसिंग द रूट्स प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ इंडियन अफेयर्स के द्वारा लाया गया था। ये प्रोग्राम क्या करता है, जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं उनको हेल्प करता है कि अपने रूट्स इंडिया में ट्रेस कर पाए। फिर नेक्स्ट है एंटार्क्टिक ट्रीटी। अब ये जो एंटार्क्टिक ट्रीटी है, ये अभी 60th एनिवर्सरी था एंटार्क्टिक ट्रीटी को सेलिब्रेट करने का, 2021 की ये बात थी। तो इसमें क्या था कि एंटार्क्टिक ट्रीटी जो है वो एक ऐसी इकलौती ट्रीटी है जो कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को ही गवर्न करती है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर फाउंडेशन इसकी ले की गई थी। और कोई भी परमानेंट पॉपुलेशन तो देखो इसकी है नहीं। तो ये एंटार्क्टिक ट्रीटी जो है बेसिकली 12 कंट्रीज़ में साइन की गई थी वाशिंगटन में। तो 12 कंट्रीज़ इसके मेंबर बने थे। तो स्टार्टिंग में ये वाशिंगटन में साइन की गई, 12 कंट्रीज़ जिनके साइंटिस्ट जो हैं वो एंटार्क्टिका में और एंटार्क्टिका के आसपास एक्टिव रहे हैं ड्यूरिंग इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर 1957 टू 58। तो ये ट्रीटी जो है बेसिकली जो 12 ओरिजिनल जो सिग्नेटरीज है वो है यहाँ पर ये मैप में आप देख सकते हो, ये पूरा एरिया आता है इसमें। तो ये जो ट्रीटी है इसमें कौन कौन से सिग्नेटरीज हैं, जैसे कि अर्जेंटीना है, देन ऑस्ट्रेलिया है, देन बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, फिर यूएसएसआर था उस टाइम पर, और फिर यूके, यूएस, ये सब थे। तो ये ट्रीटी जो है बेसिकली 1961 में फोर्स में आई थी और उसके बाद बहुत सारे नेशंस ने इसको अडॉप्ट भी किया था। इनफैक्ट इस अंटार्कटिका को एक लैंड एंड आइस शेल्फ साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड भी कहा जाता है। तो अभी क्या है कि इंडिया जो है वो अभी मेंबर बना है इस ट्रीटी का। तो अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो 54 पार्टीज़ हैं टोटल इस ट्रीटी के, और इंडिया 1983 में बना था इसका मेंबर। ओके, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि एंटार्क्टिका को न्यूक्लियर टेस्ट एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्री जोन बनाया जाए। मतलब कि यहाँ पर ना न्यूक्लियर टेस्ट होंगे और ना ही आप रेडियो एक्टिव वेस्ट का डिस्पोजल यहाँ पर करोगे, कि पीसफुल पर्पसेस के लिए ही यूज़ किया जाएगा एंटार्क्टिका पूरा रीजन का। और यहाँ पर इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन प्रमोट किया जाएगा, डिस्प्यूट जितने भी हैं टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के लिए उनको हटाया जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ़ पार्टीज़ 54, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, सिग्नेटरीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। कंट्रीज़ जो है जो कुछ ऐसी सब्सटैंशियल रिसर्च एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रही हैं वहाँ पर, उनको कंसल्टेटिव मेंबर स्टेटस दिया गया है। तो यहाँ पर अभी 29 कंसल्टेटिव मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया भी 1983 में जब आया था तो उसको भी कंसल्टेटिव स्टेटस ही मिला था उसके बाद फॉलोइंग मंथ्स में। चाइना 1985 में एक मेंबर बना था, और पाकिस्तान जो है उसने ये ट्रीटी 2012 में ज़रूर साइन की थी, बट उसको अभी तक भी कंसल्टेटिव स्टेटस नहीं मिला है। 26 नॉन कंसल्टेटिव पार्टीज़ हैं जो कि ये कंसल्टेटिव मीटिंग्स अटेंड करती हैं, बट इनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है। तो ये जो ट्रीटी की जितनी भी पार्टीज़ हैं वो हर साल एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग में मिलती हैं, और इंटरनेशनल अग्रीमेंट जो भी गवर्न करता है जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं एंटार्क्टिका को, उसको क्या कहते हैं? एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम। ठीक है, तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली इंडियन एंटार्क्टिक एक्ट 2022 का ये एक्ट है वो इनैक्ट किया गया था, इस वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में रहा था। तो इंडियन एंटार्क्टिक एक्ट 2022 के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब इंडियन एंटार्क्टिक एक्ट जो है वो एंटार्क्टिक ट्रीटी को इफ़ेक्ट देने में बात करता है, तो उस पर काम करता है ये, कि एंटार्क्टिक ट्रीटी, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मेरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी। तो ये इन चीज़ों पर एंटार्क्टिक एक्ट, इंडियन एंटार्क्टिक एक्ट काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है उनका रेगुलेशन होना चाहिए, एक पीसफुल ओवरऑल अगर मैं आपको बात करूँ तो एक पीसफुल जोन बनाने की यहाँ पर बात की गई है। और मेन एम यही है कि डीमिलिटराइजेशन होना चाहिए इस रीजन का, और जितनी भी माइनिंग इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब को हटाना ज़रूरी है। न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन हो रहे हैं वो सब नहीं होना चाहिए, तो उसको भी हटाना ज़रूरी है, बंद करना ज़रूरी है।
फीचर्स हैं इसके कि इंडियन एंटार्क्टिक अथॉरिटी का इस्टेब्लिश किया जाएगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। यही एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी जो कि जितने भी इस बिल के अंडर प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनको, उन एक्टिविटीज़ को, प्रोग्राम्स को ये फैसिलिटेट करेगी। 10 मेंबर कमेटी है एंटार्क्टिक गवर्नेंस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के सेक्रेटरी द्वारा चेयर की जाती है। देन फंक्शंस क्या है इस कमेटी के, जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए परमिट्स देना, ग्रांट करना, फिर कुछ रेलेवेंट इंटरनेशनल लॉज हैं जो कि एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करना, इंश्योर करना उनका कंप्लाइंस होना चाहिए दिस। और फिर जितने भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि इस पार्टीज़ के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, ट्रीटी में जितनी भी पार्टीज़ हैं, कन्वेंशन प्रोटोकॉल से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हैं, उनको रिव्यू करना, ऑब्टेन करना, फीस चार्जेस वगैरह अदर पार्टीज़ के साथ नेगोशिएट करना, जो भी एक्टिविटीज़ आपको कंडक्ट करनी है एंटार्क्टिका में, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। अब परमिट किसके लिए रिक्वायर्ड है? अगर मान लो आपको एंटार्क्टिका में कुछ एक्टिविटीज़ करनी है तो यहाँ पर आपको कमिटी से उन एक्टिविटीज़ के लिए परमिट लेना पड़ेगा। तो कौन कौन सी चीज़ों के लिए परमिट रिक्वायर्ड है? तो अगर आपको एंटार्क्टिका में रहना है, एंटर करना है या फिर वहाँ पर रहना है, इंडियन एक्सपीडिशन कुछ ऐसा आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा। फिर इंडियन स्टेशन जो है एंटार्क्टिका में, वहाँ पर अगर आपको एंटर करना है या रहना है तो उसके लिए भी परमिट लेना पड़ेगा। फिर कोई भी ऐसी वेसल है या एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, अगर वो आना चाह रही है एंटार्क्टिका में या रहना चाह रही है तो उसके लिए भी लेना पड़ेगा। फिर एक पर्सन वेसल जो कि ड्रिल करना चाह रही है मिनरल रिसोर्सेज के लिए, ड्रेज या एक्सकावेट करना चाह रही है, या फिर मिनरल रिसोर्सेज के कुछ सैम्पल्स कलेक्ट करना चाह रही है तो उसके लिए भी परमिट लेना पड़ेगा। फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि नेटिव स्पीशीज़ को हार्म कर सकती हैं तो उसके लिए तो परमिट बहुत ज़रूरी है। फिर वेस्ट डिस्पोजल अगर होता है एंटार्क्टिका में बाय सम पर्सन, वेसल, एयरक्राफ्ट के द्वारा, तो उसके लिए भी। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बिल्कुल प्रोहिबिटेड है? तो एक तो न्यूक्लियर एक्सपोजर नहीं कर सकते आप, रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोज नहीं कर सकते, नॉन स्टेराइल सॉइल का इंट्रोडक्शन, और ये सब चीज़ें मना की गई हैं। फिर उसके बाद गार्बेज, प्लास्टिक वगैरह, ये सब चीज़ें जो भी मेरीन एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं वो सब आप नहीं कर सकते हो। और अगर आपने इन प्रोविजंस का उल्लंघन किया तो उसके लिए भी स्पेसिफाइड पेनल्टीज़ डिफ़ाइन की गई हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेशंस कोर्ट का एक या एक से ज़्यादा सेशन जो है एज अ डेजिग्नेटेड कोर्ट, ये सेशंस कोर्ट ही डेजिग्नेटेड कोर्ट है इस पूरे केस में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक या एक से ज़्यादा सेशन कोर्ट को ये नोटिफाई करेगा अंडर द बिल, एंड उसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन स्पेसिफाई करेगा कि अगर आप ये बिल को आप वायलेट करते हो तो उसमें ये ऑफेंसेस कैसे पनिशेबल रहेंगे, ठीक है, उनका ट्रायल करना ये सेशंस कोर्ट की जिम्मेदारी रहेगी। फिर कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक सील्स 1972, ये एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम का ही पार्ट है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा भी था, और इसको मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, उसके कंक्लूजन में ही साइन किया गया था। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि एंटार्क्टिक सील्स को और प्रोटेक्ट किया जाए, एंटार्क्टिक सील्स का बहुत रैशनल यूज़ किया जाए, और उनका प्रोटेक्शन को प्रमोट करना, अचीव करना, साइंटिफिक स्टडी की जाए, और एक सेटिस्फैक्ट्री बैलेंस मेंटेन किया जाए जो भी एंटार्क्टिका का इकोलॉजिकल सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या है, एंटार्क्टिक सील्स को मारना या कैप्चर करना, वो चीज़ें फॉरबिड की गई हैं, बिल्कुल मना की गई हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसे स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस अराइज हो जाते हैं। तो CCAS जो कि ये कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक सील्स है, तो इसमें ये कहता है कि अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में कम्युनिकेशन होता है, और ये लोग ये साइन करते हैं कि जितना भी रिसर्च करेंगे, हंट करेंगे या सील्स को कैप्चर करेंगे तो उस चीज़ में कुछ अग्रीमेंट तो होगा ही, कम्युनिकेशन होगा अलग अलग कंट्रीज़ में। आप ऐसे जाके नहीं कर सकते ये सब चीज़ें, तो कुछ ऐसे अगर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हैं तभी उस केस में आपको अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। 17 पार्टीज़ हैं इसमें CCAS में, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, चिली, फ्रांस, ये सब पार्टीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट, न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये, इंडिया ने ये इंडियन एंटार्क्टिक एक्ट को पास किया था ताकि इस ट्रीटी के प्रोविजंस को इफ़ेक्ट दिया जाए। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में था, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, एंड PIB में ये न्यूज़ में था, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज 1980 का ये है। तो ये कन्वेंशन आया था, तो इसमें जो एंटार्क्टिक मेरीन लिविंग रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए जो कमीशन बनाई गई थी, तो
ये भी एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। और आप ये देख सकते हो, ऑल्दो ये दोनों पॉइंट्स प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप ये दोनों पॉइंट्स करके जा सकते हो। अब इस ट्रीटी का जो कमीशन का जो गोल है वो बेसिकली ये है कि मेरीन लाइफ को और एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी को एंटार्क्टिका और उसके आसपास की जगहों में प्रिजर्व करके रखना। तो जब भी कोई इस तरीके का टॉपिक आ रहा है तो आपको मेन चीज़ तो इसका गोल आपको यहीं से ही समझ में आ रहा है, इसकी ये टॉपिक हेडिंग पढ़ के ही और इसका नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा है ना। इंडिया ने ये कन्वेंशन को 1985 में रेटिफाई किया था और फिर CCA-MLR ने ये इकोसिस्टम मॉनिटरिंग प्रोग्राम सेटअप किया गया था ताकि फ़िशिंग या हार्वेस्टिंग ऑफ स्पीशीज़ जो भी इन एरियाज़ में हो रहा है तो उसको और ज़्यादा मॉनिटर किया जा सके। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है, अक्टूबर 2022 में इक्वाडोर जो है वो 26 मेंबर बना था CCA-MLR का, और इंडिया ने ये इंडियन एंटार्क्टिक एक्ट अगेन पास किया था जो कि इस कन्वेंशन को इफेक्ट में लाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी। मैड्रिड प्रोटोकॉल है 1991 का, मैड्रिड में ही साइन हुआ था ऑब्वियसली। और ये एंटार्क्टिक ट्रीटी जो अभी तक चल रहा था, तो सारी चीज़ें जो एंटार्क्टिक ट्रीटी का पार्ट है उसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री लीगल इंस्ट्रूमेंट है। बेसिकली ये जो प्रोटोकॉल है ये लीगल इंस्ट्रूमेंट है एंटार्क्टिक ट्रीटी के लिए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री लीगल इंस्ट्रूमेंट। इतना आप ध्यान रखना कि सिंस प्रोटोकॉल वर्ड आ गया तो ये लीगल इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो ये डेजिग्नेट करता है एंटार्क्टिका को एज नेचुरल रिजर्व डिवोटेड टू पीस एंड साइंस। तो यही चीज़ें अभी हमने इतने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए एंटार्क्टिका के, तो ऑल एंड ऑल यही चीज़ों के बारे में तो बात हो रही है। एक तो नेचुरल रिजर्व के बारे में बात हो रही है, पीस बनाने के बारे में बात हो रही है, साइंस को प्रमोट करने के बारे में बात हो रही है कि रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए आप कर सकते हो, मार नहीं सकते, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं हो सकता, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट का डिस्पोजल नहीं हो सकता, यही सब तो बात हो रही है। और प्रिजर्व करके रखोगे आप सील्स को वगैरह, और जो भी मैरीटाइम एक्टिविटीज़ रहेंगी या स्पीशीज़ हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखोगे, यही बात हो रही है। फिर उसके बाद एंटार्क्टिक ट्रीटी को ये कॉम्प्लीमेंट भी करता है, रीइंफोर्स भी करता है ताकि एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट को और ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। और 2022 के हिसाब से 42 सिग्नेटरीज़ हैं इस ट्रीटी में, इंडिया भी इसका पार्ट है। तो अगेन ये न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट था, इस वजह से ये टॉपिक न्यूज़ में। तो अगर एक ही न्यूज़ आ रही है ना, न्यूज़ देखो एक ही है कि इंडिया पास इंडिया एंटार्क्टिक एक्ट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी। बस इसमें क्या हो जाता है कि ट्रीटी के अंडर ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे एक न्यूज़ आई, अब न्यूज़ के अंदर आप हो सकता है कि बहुत आप लकी हो कि न्यूज़ को डायरेक्टली पूछ लिया जाए, अदरवाइज़ जनरली क्या होता है कि एक न्यूज़ आ गई है, अब उसके अंडर के जो भी सब टॉपिक्स हैं या कोई ऐसा वर्ड है या कुछ ऐसे ऑप्शंस करके आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। इसी वजह से ये छोटे छोटे टॉपिक्स भी हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि बाकी मटेरियल में आपको नहीं मिलेगा, पर करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर ये ना हो कि एग्ज़ाम में आ जाएगा, फिर ये नहीं होना चाहिए कि पता नहीं कहाँ से आ गया। तो यहीं से ही आता है, न्यूज़ से ही आता है जो भी आता है। इंडिया एंड एंटार्क्टिका, तो अभी इंडिया के 2 ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशंस हैं एंटार्क्टिका में, जिसका नाम है, एक है मैत्री जो कि 1989 में कमीशन किया गया था, और दूसरा है भारती। ये चीज़ तो आप याद रख लेना, जो कि 2012 में कमीशन किया गया था। ये तो आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आ जाएगा तो फिर देख लेना। तो इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किए थे 40 एनुअल साइंटिफिक एक्सपेडिशन एंटार्क्टिका में, अभी तक 40 लॉन्च कर चुका है। और हिमाद्री स्टेशन है आर्कटिक में, जो कि इंडिया जो है अब एलीट ग्रुप ऑफ नेशंस में आता है जिनके बहुत सारे मल्टीपल रिसर्च स्टेशंस हैं विद इन द पोलर रीजन्स। तो आर्कटिक में एक स्टेशन है और बाकी 2 स्टेशंस आप यहाँ पर देख सकते हो एंटार्क्टिका में है। तो ये चीज़ आपको, ये रिसर्च स्टेशंस, ये नाम आप याद रखना कि ऐसा कंफ्यूज मत करना कि आर्कटिक में क्या नाम है और एंटार्क्टिक में क्या नाम है। तो एंटार्क्टिका जब हम पढ़ रहे हैं, मैत्री, भारती, याद रखना। इंडिया ने एंटार्क्टिक ट्रीटी कब साइन की थी ये हम पढ़ चुके हैं, ये सेम चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं, और प्रोटोकॉल भी साइन किया था, ये सेम चीज़ भी पढ़ चुके हैं। अब आप समझ गए कि ये एक न्यूज़ है इंडिया और एंटार्क्टिका। इसमें देखो कितनी छोटी छोटी न्यूज़ आ गई। जैसे कि एक न्यूज़ आपकी आती है, ये मैत्री, ठीक है, भारती, ये आपकी एक न्यूज़ है जो एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। अब दूसरा टॉपिक जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, हिमाद्री स्टेशन कहाँ पर है, आर्कटिक में, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है।
इंडिया एलीट ग्रुप का पार्ट है, एलीट ग्रुप ऑफ नेशंस। क्यों? क्योंकि उसके मल्टीपल रिसर्च स्टेशंस हैं। इंडिया ने एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन की थी, और अभी इंडिया का स्टेटस क्या है? तो कंसल्टेटिव स्टेटस है इंडिया का। इंडिया ने CCA-MLR साइन किया था मरीन लिविंग रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। एंटार्क्टिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज का ये कंजर्वेशन का जो कन्वेंशन है, कमीशन, ये साइन किया था। तो इंडिया रैटिफाइड इट, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ बनती है। ये पर्टिकुलर टॉपिक इसी वजह से हमने पढ़ा पूरा ध्यान से कि है क्या, ठीक है। उसके बाद एक न्यूज़ बनती है प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी। ये एक अलग न्यूज़ बनती है कि इंडिया ने ये साइन किया है। तो ये चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए हमने ये भी पढ़ा है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक ही न्यूज़ का पार्ट है, तो इसी वजह से हम लोग ये पढ़ते हैं और ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो ये एक US लेड ग्रुप है जो कि 2022 में अनाउंस किया गया था, और एक मल्टीलेटरल इनिशिएटिव है ताकि जितने भी क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स हैं जो कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो उनको और ज़्यादा बॉल्स्टर किया जाए, ठीक है। तो बॉल्स्टर मतलब और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है। तो इसका एम बेसिकली यही है, जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं, रिसाइकल्ड होते हैं, जिसमें कंट्रीज़ जो है उनको अपना फुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में हेल्प करता है कि उनका मिनरल रिसोर्सेज का फुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पोटेंशियल रियलाइज़ हो जाए। तो वो चीज़ इंश्योर करने का काम करता है ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। मिनरल्स को सिक्योर करने की पार्टनरशिप, नाम से ये चीज़ आपको पता लगनी चाहिए। तो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स को और मजबूत करना, बॉल्स्टर करना, ताकि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन हो जाए, वो ओवरऑल इनका एम है, ठीक है। कि क्रिटिकल मिनरल्स प्रोड्यूस भी हो जाएं इस तरीके से, और प्रोसेस हो जाएं, और रिसाइकल भी इस तरीके से हो, ताकि कंट्रीज़ को सपोर्ट किया जाए कि वो अपना ये मिनरल रिसोर्सेज का जो फुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पोटेंशियल अपना रियलाइज़ कर पाएँ। MSP पार्टनर कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये भी आप देख सकते हो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये जो है 70% और 60% कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स उनके ग्लोबल प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। और 2019 में न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका यही है कि यहाँ पर एक ग्रोइंग कंसर्न है इंडिया के लिए कि इंडिया को US लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में जगह नहीं मिल रही है। तो ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं बहुत सारे मॉडर्न डे अप्लाइंसेस के लिए, और काफ़ी एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो अभी आज जो भी हम अप्लाइंसेस डे टू डे यूज़ करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन्स है, कंप्यूटर्स हैं। तो इन सब चीज़ों में क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये बेसिकली ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे कि सोलर पैनल्स हो गए, फिर विंड टर्बाइंस हो गए। और ये क्या हैं कि दे आर इंडिस्पेंसिबल फॉर द ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक बैटरी ड्रिवन कार्स, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में रहा था, तो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल आप यहाँ से देख सकते हो। इंडियाज़ एक्सक्लूजन फ्रॉम US लेड क्रिटिकल मिनरल्स अलायंस पॉइंट्स टू लैक ऑफ एक्सपर्टीज शुड स्पर करेक्टिव्स। तो ये अगस्त 2022 की न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। ऑल्सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisias.com। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको पहले पेज पर ही ये PT 360 का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दिस कोर्स, तो यहाँ से आप ले सकते हो। ओके, एंड ये सारे जितने भी करंट अफेयर्स हैं, तो जो कि अभी रिसेंटली नए न्यूज़ में आए हैं, तो वो तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे PT 360 में। और साथ में जैसे कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि यहाँ पर अभी मई तक की मैगजीन्स अपलोड है, तो उसके पहले के करने नहीं है क्या, मतलब अप्रैल वाले नहीं करने हैं क्या? तो अप्रैल से लेकर मतलब मई से पहले का जितना भी है वो सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो कि 5 साल के करंट अफेयर्स हैं। बेसिकली 5 साल का सारा जितना भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ करंट अफेयर्स हैं वो सारे उसमें इंक्लूडेड हैं। तो इसलिए पिछले 5 साल के थोड़े थोड़े पढ़ जाओगे, टॉपिक्स मोर और लेस सेम ही रहते हैं, बस न्यूज़ ही चेंज हो जाती है। जैसे अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा इंडियन डायस्पोरा वाला, वो भी 2-3 बार तो हम अभी 1 साल में ही 1 साल की न्यूज़ में ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो ऐसे ही रेपिटेटिव टॉपिक्स रहते हैं, बस न्यूज़ हल्की चेंज हो जाती है। तो इसलिए 5 साल के करंट अफेयर्स में बस
दिखने में ऐसे लगते हैं अरे 5 साल के बहुत सारा है, पर सिर्फ हम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो फोकस कर रहे हैं। जैसे बाकी मैगजीन्स आती हैं, जब विजन की मैगजीन है उसमें क्या है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, इसीलिए वो मैगजीन लगती है कि अरे बहुत बड़ी मैगजीन है। पर अगर आप उसमें न्यूज़ देखोगे ना, तो बेसिक बेसिक न्यूज़ अगर उसमें से प्री का छांटोगे तो बहुत ही कम रहती है। हम लोग क्या है, वो प्री का ऑलरेडी सेग्रीगेट करके ही देते हैं, तो वो चीज़ रहती है। तो इतना बड़ा नहीं होता मटेरियल, और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि अब यूपीएससी पूछने लगा है ना वो चीज़, तो ये आप देख लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।